कैसे हो दोस्तों। राजस्थान सेवा नियम के अपन आज अध्याय 13 पढ़ेंगे, जो कि विदेश सेवा से संबंधित है। विदेशिक सेवा में जिस कर्मचारी को भेजा जाएगा उसके संबंध में है। और विदेशिक सेवा के संबंध में आज की क्लास के बाद में दोस्तों दो क्लासें और आएंगी। आज की क्लास के बाद में दो क्लासें और आएंगी, फिर विदेश सेवा अपनी समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों उसके बाद में दोस्तों लेख सेवा अभिलेख बचेगा। जिसमें दोस्तों 5 नियम और हैं दोस्तों। इसके अलावा सेवा दिन अभिलेख बचेगा जिसमें 5 नियम हैं। और दोस्तों नियम संख्या 100 स्थानीय निधियों के अधीन सेवाओं का नियम संख्या 158, यानी कि विदेश सेवा को जैसे ही अपन कंप्लीट करेंगे 6 नियम और बचेंगे। तो दोस्तों ये अपन अंतिम दौर में चल रहे हैं राजस्थान सेवा नियम में। दोस्तों मैंने जो एक एक पॉइंट लिखा है उसको याद कर लेना। एक एक पॉइंट को याद कर लेना और अच्छे से तैयार कर लेना। वैसे आपको ऑप्शन से भी राजस्थान सेवा नियम के मामले में ऑप्शन से आपको बहुत मदद मिलेगी। ऐसे ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई पॉइंट याद नहीं रह रहा ऐसा नहीं है, वहां पे आपको ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन नियम संख्या और कौन सा नियम किसके संबंध में है उसका हेडिंग आपको जरूर याद होना चाहिए। और भीतर की डिटेल तो वैसे आपको याद हो ही जाएगी, ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। और फिर भी कुछ याद नहीं रहेगा तो वहाँ ऑप्शन आपकी मदद करेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। और बाकी दोस्तों जिस हिसाब से आज कितने दिन बचे हैं दोस्तों, 9 तारीख हो गई आज। तो दोस्तों इस हिसाब से देखें तो इस महीने के 20 दिन बचे हैं और अगले महीने के 17 दिन, अगले महीने के 16 दिन। तो दोस्तों अगर अगर मेरा कहने का तात्पर्य ये है, दोस्तों 22 दिन तो इस महीने के बचे हैं। क्योंकि दोस्तों 9 तारीख है आज, एक तो 10 तारीख का दिन और 20 दिन अगले, और 31 अगस्त तक का आएगा इसमें, क्योंकि अगस्त का महीना है। तो दोस्तों इस प्रकार से 22 दिन तो इस महीने के बचे हैं। और दोस्तों 16 दिन अगले महीने के, यानी 38 दिन बचे हैं। तो दोस्तों मेरे को नहीं लग रहा आपकी एग्जाम निर्धारित समय पे होगी, मुझे नहीं लग रहा दोस्तों। आपकी एग्जाम 20 से 25 दिन आगे जाएगी, यानी कि अक्टूबर में जाएगी। मुझे ये संभावना लग रही है दोस्तों। 20 दिन के लिए पढ़ाई ना छोड़ें, पढ़ाई को कमजोर ना करें। मात्र 20 से 25 दिन का आपको बेनिफिट मिलेगा, अधिकतम 1 महीने का। तो दोस्तों जो तैयारी को रेगुलर बनाए रखेगा, 12-12 सब्जेक्ट है, उसी का सिलेक्शन होगा। अगर 1 महीने आगे जाती है तब भी। तो दोस्तों आप तैयारी को रेगुलर बनाए रखें। मुझे बिल्कुल संभावना लग रही है कि आपके एग्जाम की डेट में कुछ चेंजमेंट होगा, क्योंकि दोस्तों कम से कम 45 दिन पहले इनको बताना आवश्यक है कि दोस्तों कौन क्वालिफाई है कौन क्वालिफाई नहीं है इस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। तो दोस्तों आपकी एग्जाम 15 से 20 दिन, ज्यादा अंतर नहीं आएगा दोस्तों। मैं अब भी कह रहा हूँ 15 से 20 दिन या अधिकतम 1 महीने तक की एग्जाम डेट में आगे जाएगी। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप अपनी तैयारी को रेगुलर रखें, क्योंकि 12 सब्जेक्ट हैं। तैयारी मजबूत तभी होगी जब लगे रहोगे लगातार। तो डीले होने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई को कमजोर करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये तो हुई एक तरह से कहूँ तो अनावश्यक बातें भी हैं, और एक तरह से कहूँ तो आपके लिए उत्साहवर्धक भी हैं। तो दोस्तों चलो अब अपन अपने विदेशिक सेवा से संबंधित एक एक नियम की बात करते हैं। दोस्तों विदेश सेवा से संबंधित अध्याय कौन सा है, आपसे अगर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछे तो आपको अध्याय 13 बताना है। क्या बताओगे? अध्याय 13 किसके संबंध में, विदेश सेवा से संबंध में अध्याय कौन सा है? 13 है। दोस्तों पहले आप है ना एक एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, दोस्तों 4 पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। अब दोस्तों अपन एक एक नियम को समझते हैं। दोस्तों अध्याय अध्याय 13, दोस्तों अध्याय 13 किसके संबंध में, पहले यहाँ पे अपन 2 पॉइंट्स देखते हैं। दोस्तों अध्याय 13 आपसे पूछे विदेश सेवा के संबंध में कौन सा अध्याय है, तो दोस्तों विदेशिक सेवा के संबंध में अध्याय संख्या 13 है। विदेशिक सेवाओं के लिए कर्मचारी की सहमति
141 वाले नियम से लेकर 157 तक के नियम अध्याय 13 में आपसे पूछे विदेश सेवा से संबंधित नियम कौन कौन से, तो नियम संख्या 141 से 157 तक के हैं। अब नियम 141 विदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति, यानी कि दोस्तों किसी कर्मचारी को विदेश सेवा में भेजा जाता है, किसी कर्मचारी को विदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति आवश्यक है। किन मामलों को छोड़ के राज्य सरकार का आंशिक नियंत्रण है किसी संस्था पे, जैसे अपने पंचायती राज्य संस्थाओं पे आंशिक नियंत्रण होता है, या फिर पूर्ण नियंत्रण राज्य सरकार का, ऐसी कोई कंपनी, ऐसी कोई संस्था, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई निगम, जैसे अपने राजस्थान ट्रांसपोर्ट निगम भी है, राजस्थान दोस्तों आरटीडीसी भी है, राजस्थान बीज निगम, खाद निगम, मतलब जिन पे आंशिक या पूर्ण सरकार का नियंत्रण है, उन संस्थाओं को छोड़कर अगर कर्मचारी को कहीं लगाया जाता है दोस्तों, विदेश सेवा में भेजा जाएगा, तो दोस्तों वहां पे राज्य सरकार का तो कोई काम है नहीं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में संस्थाओं को छोड़कर आवश्यक रूप से कर्मचारी की सहमति के बिना विदेश सेवा में नहीं भेजा जा सकता। तो दोस्तों नियम संख्या 144 विदेश सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति आवश्यक है। आपको तो बस ये एक लाइन याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। राज्य सरकार के आंशिक और पूर्ण नियंत्रण वाली संस्थाओं को छोड़कर अगर विदेश सेवा में भेजा जाता है तो आवश्यक है उसकी सहमति कर्मचारी की। नियम संख्या 142 विदेश सेवा में स्थानांतरण कब स्वीकार किया जाएगा। दोस्तों विदेश सेवा में ट्रांसफर, विदेश सेवा में जहाँ पे बेचा जा रहा है ना, वो सार्वजनिक सेवा के लिए औचित्य पूर्ण होना चाहिए, यानी कि उसका सार्वजनिक सेवा के लिए, पब्लिक की सेवा के लिए उसका औचित्य पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि पब्लिक की सेवा के योग्य होना चाहिए वो कार्य, तभी विदेश सेवा में स्थानांतरण स्वीकार किया जाएगा। जिस पद पे व्यक्ति यहाँ पे कार्य कर रहा है, पदाधिकार का निलंबन मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। पदाधिकार के निलंबन क्या होता है दोस्तों, पदाधिकार के निलंबन किया जा सकता है जिस पद पे कर्मचारी कार्य कर रहा है, उस पद का अगर पदाधिकार का निलंबन किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में विदेश सेवा में स्थानांतरण स्वीकार किया जाएगा। दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट में बोल के बता रहा हूं, ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान लगाना एक बार। नियम संख्या 142 विदेश सेवा में हस्तांतरण कब स्वीकार किया जाएगा इसके संबंध में है। सार्वजनिक सेवा जहां विदेश सेवा में भेजा जा रहा है वो सार्वजनिक हित के लिए औचित्यपूर्ण है, यानी कि सार्वजनिक हित के लिए है। दूसरा, पदाधिकार को निलंबित किया जा सकता है, जिस पद पे यहाँ पे कार्य कर रहा है उसको निलंबित किया जा सकता है। तो ये दो कंडीशन जब बनेंगी तो विदेश सेवा में स्थानांतरण स्वीकार किया जाएगा। कब कब, सार्वजनिक सेवा में औचित्यपूर्ण हो विदेश सेवा, और दूसरा पदाधिकार का निलंबन किया जा सकता हो, तब विदेश सेवा में स्थानांतरण स्वीकार किया जाएगा। अब दोस्तों नियम संख्या 143 क्या कहता है, अवकाश काल में विदेश सेवा में अगर किसी कर्मचारी का स्थानांतरण कर दिया, मान लो छुट्टियों पर गया हुआ, तो दोस्तों अवकाश पर रहना बंद करना होगा, तुरंत कर्मचारी को अवकाश समाप्त करके आना होगा। अगर अवकाश काल में विदेशी सेवा में छुट्टियों पर गया हुआ है कर्मचारी और उसका स्थानांतरण कर दिया, ट्रांसफर कर दिया गया, उसको डेपुटेशन पे, प्रतिनियुक्ति पे भेज दिया गया विदेश सेवा में, तो आवश्यक अवकाश पर वो रहना बंद करना होगा, तुरंत अवकाश से लौटना होगा। पदोन्नति, दोस्तों विदेश सेवा में गया हुआ है और उसको पदोन्नति हो गई, प्रमोशन हो रहा है, तो दो कंडीशंस को ध्यान में रख के उस कर्मचारी का विदेश सेवा में गया उसका भी प्रमोशन होगा। वो दो कंडीशंस कौन सी हैं? नंबर 1, पद स्थापन, पद की प्रगति, जिस पद पे वो लगा हुआ है उससे ऊपर प्रमोशन हो सकता है या नहीं। कुछ पद ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके ऊपर प्रमोशन से नहीं भरे जाते, डायरेक्ट भरे जाते हैं, उन पदों पर प्रमोशन से नहीं भरे जाते, तो ऐसे पद तो नहीं है। तो पद स्थापन, पद की प्रगति, जो विदेश सेवा में स्थित है वहां पे पद स्थापन, पद की प्रगति को ध्यान में रख के कनिष्ठों की पदोन्नति, अगर उससे नीचे के कर्मचारियों का भी प्रमोशन हो गया है तो दोनों कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो सामान्य तरीके से पदोन्नति हो जाएगी, उसका भी प्रमोशन हो जाएगा। तो दोस्तों विदेश सेवा में स्थानांतरण हो गया किसी का, तो छुट्टी पे गया हुआ था, तुरंत आना होगा। पदोन्नति, विदेश सेवा में नौकरी कर रहा है तो दोस्तों उसकी पदोन्नति, पद स्थापन की प्रगति, जिस पद पे कार्य कर रहा है उसकी प्रगति को ध्यान में रख, कनिष्ठों के प्रमोशन अगर हो गया तो सामान्य तरीके से उसका भी प्रमोशन किया जाएगा। अब दोस्तों नियम संख्या 144 क्या कहता है, विदेशी नियोक्ता से वेतन। दोस्तों जो विदेश में नियुक्ति कर रहा है, मान लीजिए भारत सरकार विदेश में नियुक्ति कर रही है, उस कर्मचारी को भारत सरकार द्वारा भेजा जा रहा है विदेश में,
तो दोस्तों आईएएस ऑफिसर्स को इस प्रकार की विदेश सेवा में स्थानांतरण होते हैं ज्यादातर, तो विदेशी नियोक्ता से वेतन तो दोस्तों केंद्र सरकार देगी। कौन देगी दोस्तों? केंद्र सरकार। तो ऐसी स्थिति में मतलब कि विदेशी की नियोक्ता से वेतन विदेश में जो भेज रहा है, जिसकी वहां पे जिस विभाग की वहां पे सेवा करेगा, वो विभाग जिस सरकार के अंतर्गत आता है, तो वो विदेशी की नियोक्ता होगा। विदेशी की नियोक्ता से वेतन कब प्राप्त करेगा? जिस दिनांक को कार्यभार सौंप के चला जाएगा, यहाँ का कार्यभार सौंप देगा, उस दिनांक से विदेशी की नियोक्ता से वेतन प्राप्त करेगा, राज्य सरकार से प्राप्त नहीं करेगा। तब तक वापस आके पदभार ग्रहण नहीं करता, तब तक विदेशी नियोक्ता से ही वेतन प्राप्त करता रहेगा। तो दोस्तों ये छोटे छोटे 4 नियम थे। अब दोस्तों नियम संख्या इससे अगला जो है वो थोड़ा सा बड़ा नियम है, इसलिए मैंने उसको इनके साथ नहीं लिया, वो एक क्लास में अकेला नियम लेना पड़ेगा। उसके बाद में मैं आपकी 3 क्लास लूंगा, विदेशी सेवा की 3 क्लास लूंगा। 3 क्लासों के बाद विदेश सेवा भी आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके 5 नियम तो बचेंगे सेवा अभिलेख के, और एक नियम बचेगा स्थानीय निधियों का। यानी कि उसके बाद 3 क्लासों के बाद दोस्तों, आपकी 3 क्लासों के बाद, आज की क्लास के बाद 3 क्लासों के बाद आपकी आपके 6 नियम बचेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप इंक्वायरी अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। बाकी मैं कोशिश करता हूँ, अगर समय मिलेगा तो शाम तक हो सकता है मैं एक क्लास और लेके आ जाऊँ आज। धन्यवाद दोस्तों।